हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हमने अपने लास्ट सेशन में सेक्शन नंबर 25 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम सेक्शन नंबर 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सेक्शन नंबर 26 हमें बता रहा है अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 25 ऑफ 1946। तो ये बता रहा है अमेंडमेंट किस एक्ट के, दिल्ली स्पेशल पुलिसमैन एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के बारे में। ठीक है, तो आफ्टर सेक्शन 1 द फॉलोइंग सेक्शन बी इंसर्टेड नेमली। ठीक है, तो अब जो अमेंडमेंट हुई थी ना दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 में, उसमें बताया जा रहा है कि जो सेक्शन 1 की जगह क्या इंसर्ट हो गया, इंटरप्रिटेशन क्लॉज हो गया। यहाँ क्या बता रहा है, जो वर्ड और एक्सप्रेशन जो यूज़ हो रहा है और डिफाइन नहीं किया गया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003 में, उसका सेम मीनिंग होगा जो इस एक्ट में दिया गया है। ठीक है, यानी कि CVC एक्ट ऑफ 2003 में अगर किसी वर्ड से एक्सप्रेशन का मीनिंग नहीं दिया हो तो जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 में मीनिंग है वही सेम मीनिंग इस एक्ट के लिए भी माना जाएगा। फिर क्लॉज बी बोल रहा है कि सेक्शन 4 जो है फॉलोइंग सेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली। तो सेक्शन 4 की जगह क्या है, सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। तो जो सुपरिटेंडेंस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इन सो फॉर एज रिलेट टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ offenses alleged to have been committed under Prevention and Corruption Act of 1988 shall vest in the commission। तो जो सुपरिटेंडेंस का जो पावर होता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड किसी ऑफेंस का, और वो जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसके पास पावर वेस्ट करेगा, कमीशन से के पास पावर वेस्ट करेगा। और वो किससे रिलेटेड होगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 से रिलेटेड कोई क्राइम कोई ऑफेंस कमिट किया है तो पावर किसके पास वेस्ट करेगा, कमीशन के पास। अब सबसेक्शन 2 बता रहा है सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड। इन सबसेक्शन 1 जो सुपरिटेंडेंस है ना, वैसे पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का सारे अदर मैटर में वो किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। तो सारे अदर मैटर में जो है सुपरिटेंडेंस किसके हाथ में होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी। थर्ड क्लॉज बता रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना सेड पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का, वो किसके पास वेस्ट किया जाएगा, वो ऑफिसर के पास वेस्ट किया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में जिसका अपॉइंटमेंट होता है। और वो एक्सरसाइज करेगी किसके रिस्पेक्ट में, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के रिस्पेक्ट में वैसे पावर जो एक्सरसाइज करेगा कोई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन रिस्पेक्ट ऑफ पुलिस फोर्स इन द स्टेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। तो उसके पास पावर कैसे होगा, इंस्पेक्टर जनरल का पावर होगा पुलिस का, और किसके रिस्पेक्ट में, पुलिस फोर्स के रिस्पेक्ट में किसी स्टेट में एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी इस बिहाफ में। ठीक है, फिर 4A में क्या था, 4A में जो था कमीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी डायरेक्टर को किसके रिकमेंडेशन पे, कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और कमेटी में कौन कौन होगा, चेयरमैन होगा जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा, कमीशन मेंबर होगा जो विजिलेंस कमिश्नर होगा, सेक्रेटरी होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिलेटेड होगा वो भी मेंबर होगा, और कौन होगा, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंसेस इन द कैबिनेट सेक्रेटरी भी होगा, वो भी एक मेंबर होगा। फिर सब क्लॉज 2 बोल रहा है जब रिकमेंडेशन मेड किया जाएगा ना सब सेक्शन 1 में, तो कमेटी क्या कंसिडरेशन में लेगी, आउटगोइंग डायरेक्टर का व्यू भी वो कंसिडरेशन में लेगी। आउटगोइंग डायरेक्टर कोई होंगे ना, उनका जो व्यू होगा वो भी कंसिडरेशन में लेगी। अब जो कमेटी है वो रिकमेंड करेगी एक पैनल ऑफ ऑफिसर को, किसके बेसिस पे, सीनियरिटी, इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो कमेटी है वो रिकमेंड करेगी पैनल किस बेसिस पे, सीनियरिटी, इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और वो किस लिए करेगी कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए एंटी करप्शन केसेस के लिए। और फिर वो जो पैनल जो ऑफिसर्स के होंगे उसको चूज़ किया जाएगा कहाँ से, वैसे ऑफिसर से जो बिलोंग करेंगे इंडियन पुलिस सर्विस से, जो कि कॉन्स्टिट्यूट होगा ऑल इंडिया सर्विस एक्ट ऑफ 1951। तो जो कमेटी होंगे ना वो क्या रिकमेंड करेगी, कमेटी रिकमेंड करेगी पैनल ऑफ ऑफिसर, और वो जो होंगे वो किस बेसिस पे होंगे, सीनियरिटी, इंटीग्रिटी और एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए करप्शन केसेस। और वो चूज़ किया जाएगा इंडियन पुलिस सर्विस के मेंबर से जो कि किसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट होंगे, ऑल इंडिया सर्विस एक्ट ऑफ 1951। और वैसा पर्सन को जो है कंसिडर किया जाएगा डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, अब ये जो हम सारे अमेंडमेंट देख रहे हैं ना, ये सारे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अमेंडमेंट है जो कि सेक्शन नंबर 26 में दे रखे हैं सिविल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003 में।
अब 4B में जो था ना वो टर्म्स एंड कंडीशन था सर्विस ऑफ डायरेक्टर का। तो जो डायरेक्टर है ना, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी, जो कि रूल्स में कंटेन किया गया है कंडीशन ऑफ सर्विस रिलेटेड, वो होल्ड करेगा ऑफिस कितने पीरियड तक, नॉट लेस देन 2 ईयर, जिस दिन से वो रिज्यूम करेगा ऑफिस। तो डायरेक्टर जो है वो कुछ भी रूल में दिया हो, वो जो है सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ सर्विस वो होल्ड करेगा ऑफिस 2 साल तक, जिस दिन से उसने रिज्यूम किया है ऑफिस। 2 साल तक डायरेक्टर का जो कार्यकाल होता है। फिर डायरेक्टर जो है उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा जब तक कमेटी का कंसेंट नहीं लिया जाएगा, 4A क्लॉज 1 सेक्शन 1 में, सब सेक्शन 1 में, ठीक है। अब 4C बोल रहा है अपॉइंटमेंट जब होगा ना, किसके पोस्ट के लिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट के लिए और अवर्ब के लिए, और एक्सटेंशन और कर्टेनमेंट उसके टेन्योर के लिए। तो जो भी कमेटी रेफर की गई है 4A में सेक्शन, वो क्या करेगी, कंसल्ट करेगी डायरेक्टर को और रिकमेंड करेगी ऑफिसर्स को, किस लिए, ताकि अपॉइंट किया जाए उनको टू द पोस्ट ऑफ द लेवल ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, उनको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट मिले, और उसके अवर्ब, ठीक है, तो किस पोस्ट के लिए, लेवल ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और अवर्ब के पोस्ट के लिए, और उसका एक्सटेंशन या कर्टेलमेंट भी कर सकती है उनके सर्विस के टेन्योर का, वैसे ऑफिसर्स का, ठीक है, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ऑफिसर्स का टेन्योर जो है वो बढ़ा भी सकती है या घटा भी सकती है, ठीक है। बताया जा रहा है कि जो 4A में जो कमेटी होगी वो कंसल्ट करेगी डायरेक्टर से और रिकमेंड करेगी ऑफिसर्स को किसके अपॉइंटमेंट के लिए, लेवल ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अपॉइंटमेंट के लिए या उसके अवर्ब के लेवल के लिए, और फिर वो रिकमेंड क्या करेगी, उसका एक्सटेंशन या कर्टेलमेंट, वैसे ऑफिसर्स के ऑफिस का टेन्योर कहाँ, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। और जब वो रिकमेंडेशन रिसीव कर लेगी ना सब सेक्शन 1 में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑर्डर पास कर देगी जो भी उसको सही लगता है, ताकि उस रिकमेंडेशन को इफेक्ट में लाया जा सके। और आफ्टर सेक्शन 6 द फॉलोइंग सेक्शन हैज़ बीन इंसर्टेड नेमली, और जो है सेक्शन 6 के बाद फॉलोइंग सेक्शन इंसर्ट कर दिया गया। ये सारी चीज़ें हम तब भी देखेंगे जब हम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट देखेंगे। अब ये जो सेक्शन है ना 6A, ये इंसर्ट किया गया था, बट इसको जो है सुब्रमण्यम स्वामी के केस में इसको फिर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और इसको रिपील कर दिया गया है सेक्शन को। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सेक्शन में दिया क्या गया है। तो अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें बताया गया था कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के पावर, बोल रहा था कि कंडक्ट नहीं कर सकते कोई भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन किसी ऑफेंस से रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 से रिलेटेड, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेगी तब तक जो है वो नहीं कर सकती है इंक्वायरी कंडक्ट, ठीक है। बट ये जो सेक्शन है ये अब इन्फोर्स में नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी के केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से देगी परमिशन कि किस केस में वो परमिशन देना चाहती है और किस केस में नहीं देना चाहती है। इसलिए इस सेक्शन को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। अब जो लास्ट सेक्शन है इस एक्ट का ये है रिपील और सेविंग सेक्शन। तो क्या बता रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल Public Grievance and Pension, Department of Personnel and Training, resolution number this dated 4 April 1999 as amended by resolution of even number dated this is hereby repealed। यानी कि बताया जा रहा है ये जो एक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से रिलेटेड जो इस रेजोल्यूशन से पास किया गया, ये सारे एक्ट जो है ना रिपील हो गए हैं। जितने भी रेजोल्यूशन पास किए गए थे वो सारे रिपील हो गए इस एक्ट के आने के बाद। और सब क्लॉज 2 बता रहा है, नॉट विस्टैंडिंग एनी सच रिपील एंड द सीजर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑर्डिनेंस 1999 एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर said resolution the said ordinance including the appointment made foreign exchange regulation act of 1973 as amended the said ordinance shall deem to have been made or done under this act or Delhi Special Police Establishment Act of 1946 and Foreign Exchange Regulation Act of 1973 as if the amendment made in those act by this act were in force at all material time। अब क्लॉज 2 बता रहा है कि जितने भी एक्शन लिए गए थे, जितने भी अपॉइंटमेंट किए गए थे ऑर्डिनेंस के अंदर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑर्डिनेंस ऑफ 1999 के अंदर या कोई रेजोल्यूशन के अंदर उस ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, ठीक है, दिल्ली
स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के अंदर, फेरा 1973 के अंदर, तो वो माना जाएगा कि इसी एक्ट के अंदर किया गया था। वैसा अपॉइंटमेंट, वैसे भी रूल्स बनाए गए सारे इसी एक्ट के अंदर किए गए थे। या तो फेरा एक्ट ऑफ 1973 अमेंडेड एक्ट जो आज इन फोर्स है उसके अंदर किया गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 के अंदर किया गया, और माना जाएगा कि ये सारे एक्ट उस वक्त भी इन्फोर्स थे और उसी हिसाब से डीम करके मान लिया जाए वो सारी जो चीज़ें थी अपॉइंटमेंट और सारे एक्शंस को वैलिड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा विजिलेंस एक्ट ऑफ 2003 कंप्लीट होता है। और होप यू लाइक दिस लेक्चर। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और मैंने जल्दी कोशिश किया है विदाउट मिसिंग एनीथिंग। ये एक्ट मैंने 3 सेशन में कंप्लीट कर दिया है और जो लास्ट सेशन है बहुत ही स्मॉल सेशन है, तो होप आपको काफ़ी टाइम मिलेगा कि रिवाइज़ करते रहिए। तो प्लीज़ एटलीस्ट 5 टाइम तो रिवाइज़ करिए ही करिए। बार बार अगर इस चीज़ को आप सुनेंगे ना, आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगा अगर आप बस ईयरफोन डाल के इसको सुनते जाएं। जब आप ट्रैवल भी करोगे, अपने सेंटर जाओगे, उस वक्त भी आप कान में डाल के इसको सुन सकते हो, एक दिन पहले भी सुन सकते हो। तो यह सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी रिटेन करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल बाय माई साइड। दिस इज़ ट्विंकल जस्ट साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।